नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो भी साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के अगले टॉपिक के बारे में। भारतीय इतिहास की श्रृंखला हमारी चली हुई है, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने पढ़ी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो शासक करता है उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है अशोक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है सम्राट अशोक या अशोक महान भी इन्हें कहा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स के अंदर सम्राट अशोक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके बाद सम्राट अशोक का कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। सम्राट अशोक से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक से संबंधित आज की हमारी क्लास। सबसे पहले देखें, सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। इससे पहले जो मौर्य साम्राज्य का राजा था उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है। अशोक का जन्म 13 अप्रैल 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है। 13 अप्रैल 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म होता है। पिता का नाम बिंदुसार हम जानते हैं, माता का नाम शुभद्रांगी महारानी धर्मा। अशोक के पिता का नाम हमने देखा कि बिंदुसार है, उनकी माता का नाम था महारानी शुभद्रांगी। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी या महारानी धर्मा भी इन्हें कहा जाता था। पूरा नाम देव नाम प्रियदर्शी अशोक। अशोक का पूरा नाम जो होता है वो देव नाम प्रियदर्शी अशोक है। अर्थ शोक मुक्त। अशोक नाम का जो मीनिंग होता है वो होता है शोक मुक्त या शोक रहित। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। पहले अवंती का राज्यपाल था। शासक बनने से पहले, राज्याभिषेक होने से पहले अशोक अवंती नामक प्रदेश का राज्यपाल होता है, बाद में ये शासक बनता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का पूरा नाम हमने देखा देव नाम प्रियदर्शी अशोक। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख है और गुजरा अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख कर्नाटक में स्थित है, गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखें। अशोक की 5 रानियां थी, कुरुवाकी, देवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता और शाक्या कुमारी। अशोक की रानियों की बात की जाती है तो इनकी 5 रानियां थी, उनके नाम हमने देखे हैं। अशोक की संतान कुणाल, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, तोवल। अशोक की संतानों के बारे में अगर देखा जाए तो कुणाल, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती और तोवल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। एकमात्र विजय, एकमात्र लड़ाई, एकमात्र युद्ध। शासक बनने के लगभग 8 वर्ष बाद अशोक एक क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करता है जिसका नाम था कलिंग। कलिंग आक्रमण अशोक ने कब किया? 261 ईसा पूर्व में किया। उसके जीवन की यह एकमात्र विजय थी, उसके जीवन का यह एकमात्र युद्ध था। कलिंग आक्रमण कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में होता है। देखें, कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। कलिंग पर जब आक्रमण होता है, भीषण युद्ध होता है कलिंग के राजा और अशोक के बीच में। उस युद्ध के दौरान हुए रक्तपात को देखकर, भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक युद्ध होने के बाद जब शाम के समय युद्ध भूमि में जाके देखता है, जब युद्ध विराम के बाद अशोक यह युद्ध जीत जाता है, वह युद्ध भूमि में जाके देखता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। रक्तपात बहुत ज्यादा मात्रा में
हो चुका था। लाशें पड़ी हुई थी सैनिकों की, अधिकारियों की। उन लाशों के पास बैठ के उनकी विधवाएं रो रही थी, उनके बच्चे खून से लथपथ इधर उधर रोते हुए घूम रहे थे। ऐसा दुखी वातावरण देख के अशोक अंदर से अत्यंत दुखी होता है, उसका मन अत्यंत दुखी होता है, उसका मन अंदर से भर जाता है। इस रक्तपात को देख के अशोक ने अपने जीवन में कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया। उसने भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। साथियों, भैरी घोष होता है युद्ध की नीति, लड़ाई की नीति, आक्रमण की नीति। इस नीति को त्याग के उसने धम्म नीति को अपनाया, धम्म नीति अथवा धर्म की नीति। आगे देखें, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने प्राप्त की उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से। अब वो बौद्ध धर्म को अपना चुका था। राज तरंगिणी में अशोक को पहले शिव उपासक और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताया गया है। एक किताब है, एक बुक है राज तरंगिणी। इस किताब में अशोक को पहले शिव का उपासक और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताया गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई, अध्यक्ष मोगलीपुती से। साथियों, ये बौद्ध संगीतियां हमने बौद्ध धर्म के टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं। तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक के शासनकाल में होती है, उसकी अध्यक्षता की मोगलीपुतीस ने। और ये कहां पे आयोजित की गई? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, मोगलीपुतीस की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार अशोक के काल में हुआ। क्वेश्चन अच्छा बनता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो अशोक के काल में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया जाता है। इसमें 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अशोक स्तंभ में कितने सिंहों की आकृति बनी हुई है। तो अगर हम सामने से देखेंगे तो 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, एक शेर पीछे की तरफ होता है। तो अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या 4 है, 4 शेरों की आकृति इसके ऊपर बनी हुई है। अशोक स्तंभ को भारत सरकार राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयोग करती है। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत सरकार अशोक स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयोग करती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में स्थित चक्कर को अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा जो तिरंगा है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बीच में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है, वहां से इस चक्र को लिया गया है। तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां हैं, वह रंग गहरा नीला या नेवी ब्लू है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि भारत के तिरंगे में जो चक्र है, उस चक्र में तीलियां हैं, उन तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है उन तीलियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखें, तिरंगे झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। अब अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। कहां पे होती है भाई? पाटलिपुत्र में होती है। इसका उत्तराधिकारी बनता है कुणाल, जो अशोक का बेटा था। तो ये तो हो गई अशोक से संबंधित बातें, अशोक के जीवन से संबंधित बातें। अब साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अशोक ने क्या क्या बौद्ध धर्म के लिए भारत के अंदर प्रचार किया, बौद्ध धर्म को फैलाने में क्या क्या उन्होंने योगदान दिया। भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने आरंभ किया। शिलालेख यानी कि पत्थर के ऊपर लिखने की कला जो होती है, उसे शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख लिखने का सर्वप्रथम प्रचलन भारत देश के अंदर अशोक ने आरंभ किया। सबसे पहले शिलालेख लिखने का काम अशोक ने आरंभ किया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख, नंबर 3 गुहालेख अथवा गुफालेख जिन्हें हम कह सकते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक मिलती है।
अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलेर ने की। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बन चुका है, रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने में सबसे पहली सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो था जेम्स प्रिंसेप, 1837 में उसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बना था साथियों यूजीसी नेट के अंदर। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। टोटल शिलालेख इसके 14 हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से शिलालेख हैं और कौन कौन से शिलालेख के अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है, किस शिलालेख में क्या क्या उल्लेखित मिलता है। पहला शिलालेख है अशोक का पहला शिलालेख, सारी प्रजा मेरी संतान है, पशु बलि की निंदा। अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें यह उल्लेखित है कि सारी प्रजा मेरी संतान है और पशु बलि की इसके अंदर निंदा की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, यह अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा है? पहले अभिलेख में। पशु बलि की निंदा, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा का वर्णन मिलता है? उनके पहले अभिलेख में यह वर्णन मिलता है। दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख, अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तीसरा शिलालेख धार्मिक नियमों का उल्लेख, तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है। चौथा शिलालेख बैरी घोष की जगह धम घोष अपनाने की घोषणा। हमने पढ़ा था कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के बाद वहां के रक्तपात को देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। उसने भैरी घोष की नीति को त्याग कर धम नीति को अपनाया। भैरी घोष की जगह धम की नीति को अपनाने की घोषणा उन्होंने की है अपने चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख, छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख धम यात्राओं का उल्लेख, सबसे लंबा शिलालेख। अशोक के सातवें शिलालेख में धम यात्राओं का उल्लेख मिलता है, यह उनका सबसे लंबा शिलालेख है। आठवां शिलालेख आखेट के बदले धम यात्राओं को अपनाने की बात कही गई है। आखेट होता है साथियों शिकार करना। अशोक के 8वें शिलालेख में आखेट के बदले शिकार के बदले धम यात्राओं को अपनाने की बात उल्लेखित है। 9वां शिलालेख खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध, शिष्टाचार व सच्ची भेंट का वर्णन मिलता है 9वें शिलालेख में। 10वां शिलालेख उच्च अधिकारी प्रजा के हित के बारे में सोचे। 11वां शिलालेख धम की व्याख्या का उल्लेख, धम की व्याख्या का उल्लेख। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। अशोक के किस अभिलेख में, अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है? अशोक के 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग आक्रमण का, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा व 13 शिलालेखों की त्रुटियों का सुधार इसमें उल्लेखित है। 14वां और अंतिम जो शिलालेख है अशोक का, उसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी गई है, प्रेरित किया गया है। और 13 शिलालेखों में जितनी भी त्रुटियां हुई हैं उनके सुधार का उल्लेख मिलता है 14वें शिलालेख में। साथियों ये हो चुके अशोक के 14 शिलालेख। अब देखें अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमीदेई अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख हमने देखा, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रूमीदेई अभिलेख। यह लुम्बिनी नामक स्थान पे पड़ता है जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और लुम्बिनी नामक स्थान साथियों ये वो स्थान है जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। भाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। भाबरू शिलालेख जो पड़ता है राजस्थान प्रदेश में, इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। वहां पे एक जगह है रायसेन, उसके अंदर ये सांची का स्तूप पड़ता है।
सांची के स्तूप में बौद्ध कला का निरूपण मिलता है। सांची के स्तूप को गोल गुंबद भी कहा जाता है। या तो सांची का स्तूप बोला जाता है या इसकी बजाय ये गोल गुंबद भी मिल सकता है। गोल गुंबद भी सांची के स्तूप को कहा जाता है। अशोक ने सर्वप्रथम हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। ऐसा पहला शासक हुआ जिसने हाथी संरक्षण की योजना शुरू की। वर्तमान में तो देखो लगभग हर एक राज्य के अंदर हाथी संरक्षण परियोजनाएं स्थित हैं, लेकिन प्राचीन राजाओं के बारे में ये बात हम लोग देखते हैं। प्राचीन राजाओं में अशोक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले हाथी संरक्षण परियोजना को आरंभ किया। गजमते, हाथी संरक्षण की परियोजना का जो नाम मिलता है वो गजमते मिलता है। गजमते नामक हाथी संरक्षण परियोजना को इन्होंने शुरू किया। गजमते शब्द का उल्लेख कालसी शिलालेख में मिलता है। हाथी संरक्षण परियोजना जो शुरू की गई उसके लिए गजमते नामक शब्द मिलता है। गजमते शब्द का उल्लेख कालसी शिलालेख में मिलता है। कालसी शिलालेख जो देहरादून में पड़ता है, और देहरादून हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो साथियों ये क्वेश्चन हो गए अशोक से संबंधित। अशोक के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम्स में अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जितने भी एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स में अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। साथियों ये वो क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एक बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको अलग से कहीं भी अशोक के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।